नमस्कार बच्चों, केमिकल काइनेटिक्स के सीरीज में आपका स्वागत है। और आज हम केमिकल काइनेटिक्स का पहला लेक्चर पढ़ेंगे। तो केमिकल काइनेटिक्स एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जहां तक बात आपके बोर्ड्स की हो, चाहे मेंस की हो, चाहे आप नीट एग्जाम में अपीयर हो रहे हो, और इफ यू आर अपियरिंग फॉर जेईई एडवांस्ड। आसान चैप्टर है, इजी चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर है, और मोर और लेस नॉर्मल मैथमेटिकल अप्रोच पे बेसिक मैथमेटिक्स इसमें इन्वॉल्व होगा और आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर ले जाओगे। ठीक है ना? तो चलिए इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। याद करो, हम लोगों ने क्लास 11th में एक चैप्टर पढ़ा है जिसका नाम है थर्मोडायनेमिक्स। क्या पढ़ा है? थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है ना? अब थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली क्या बताता है? थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली हमें ये बताता है कि व्हाट आर द एनर्जी चेंजेस अकरिंग इन अ रिएक्शन। ये बताता था किसी रिएक्शन में क्या क्या एनर्जी चेंजेस हो रहे हैं। रिएक्शन एंडोथर्मिक है, रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, ये सारी जानकारियां देता था। और सबसे इंपॉर्टेंट एक बात और, थर्मोडायनेमिक्स हमें इंफॉर्मेशन देता था बेटा स्पॉन्टेनिटी ऑफ अ रिएक्शन की। इसकी स्पॉन्टेनिटी ऑफ अ रिएक्शन की। स्पॉन्टेनिटी ऑफ अ रिएक्शन मतलब क्या होता है? स्पॉन्टेनिटी ऑफ अ रिएक्शन मतलब कि रिएक्शन प्रोसीड करेगा कि नहीं इन अ गिवन डायरेक्शन अंडर गिवन कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। जैसे मान लो मैंने लिखा A प्लस बी, ये C बनाएगा कि नहीं, ये हमें कौन इंफॉर्मेशन देगा? थर्मोडायनेमिक्स। लेकिन थर्मोडायनेमिक्स की अपनी एक लिमिटेशन थी। जैसे मान लो मैंने बोला कि एज पर थर्मोडायनेमिक्स ए प्लस बी सी तो बनाएगा, लेकिन ए प्लस बी सी किस रेट से बनाएगा, किस स्पीड से बनाएगा, इसकी इंफॉर्मेशन थर्मोडायनेमिक्स हमें नहीं देता है। और यहीं पे हमारी हेल्प के लिए कौन आता है? केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स बेसिकली वो चैप्टर है जो कि हमें बताएगा कि रिएक्शन की स्पीड क्या होती है, रिएक्शन की रेट क्या होती है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि रिएक्शन की स्पीड या काइनेटिक्स को इफेक्ट करते हैं। ठीक है ना? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे आप जरा समझो तो, मैंने लिखा, मैंने एक रिएक्शन लिखी NaOH, बड़ा ही फेमस रिएक्शन, एसिड प्लस बेस NaOH प्लस HCl क्या बनाएगा? NaCl प्लस वाटर। दिस रिएक्शन इज वेरी फास्ट रिएक्शन। इनफैक्ट हम इसको बोलते हैं इंस्टैंटेनियस रिएक्शन। इंस्टैंटेनियस रिएक्शन। HCl में जैसे ही NaOH आप डालोगे रिएक्शन हो जाएगी, एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा, इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड रिएक्शन अकर्स। वही अगर मैं दूसरा रिएक्शन लूं, रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे का टुकड़ा आप लाते हो, क्या जैसे ही आप उसको हाथ में लेते हो क्या उस पर जंग लग जाती है? डज इट गेट रस्टेड इमीडिएटली? नहीं। इस रिएक्शन की स्पीड स्लो है एज कंपेयर टू द फर्स्ट रिएक्शन। दिस इज अ वेरी स्लो रिएक्शन। 5-6 महीने, 1 साल, 2 साल लगता है, तब जाके लोहे पे जंग लगना शुरू होता है। तो एज पर थर्मोडायनेमिक्स ये रिएक्शन भी फिजिबल है, ये रिएक्शन भी फिजिबल है, लेकिन स्पीड में अंतर है ना। अब इन्हीं सारी चीजों की जानकारी हमें कैसे मिलेगी? कैसे मिलेगी? केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर से। ठीक है बेटा? चलिए फिर अब आगे बढ़ते हैं। आइए लिखते हैं केमिकल काइनेटिक्स के बारे में। केमिकल काइनेटिक्स, इट इज द ब्रांच ऑफ, इट इज द branch of physical chemistry which deals with the speed or rate of reaction, comma, factors affecting the rate of reaction.
केमिकल काइनेटिक्स वो ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री है जो कि स्पीड ऑफ रिएक्शन के बारे में बताएगा, और कौन कौन से फैक्टर्स स्पीड ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं इसकी भी हम चर्चा बहुत ही डिटेल में यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है ना? अच्छा, this chapter will also deal with this chapter will also deal with kinetics of reaction. This chapter will also deal with, I'm sorry, this chapter will also deal with the mechanism of reaction. अगर आपने ऑर्गेनिक पढ़ी है बेटा, वहां पे बार बार रिएक्शन मैकेनिज्म का एक टर्म आता है, ठीक है ना? तो यहां पर भी हम उसके बारे में पढ़ेंगे। So the branch of physical chemistry which deals with the speed of reaction, factors affecting the rate of reaction and also the mechanism of reaction, इस ब्रांच को हम क्या बोलेंगे? केमिकल काइनेटिक्स। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब जैसे कि हम हर चैप्टर में करते हैं, किसी भी चैप्टर को पढ़ने के लिए हमें उसके कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज की जानकारी होना आवश्यक है। तो आइए देखते हैं, सबसे पहला टर्म जो हम सीखेंगे वो हम सीखेंगे रेट। रेट या स्पीड क्या होती है? जैसे आप फिजिक्स में पढ़ते हो ना, फिजिक्स में बेसिकली आप एक चैप्टर पढ़ते हो, शुरुआत के ही चैप्टर होता है काइनामेटिक्स। काइनामेटिक्स में बेसिकली आप क्या पढ़ते हो? आप स्पीड के बारे में पढ़ते हो, और वहां पे आप स्पीड क्या बोलते हो? डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। ऑब्वियस सी बात है, केमिस्ट्री में तो आप दौड़ोगे तो है नहीं, ठीक है ना? तो यहाँ पे डिस्टेंस तो चेंज होगी नहीं विद टाइम, बट हाँ, जैसे मान लो कोई रिएक्शन हो रही है, रिएक्टेंट की मात्रा विद टाइम कम होगी, प्रोडक्ट का अमाउंट विद टाइम बढ़ेगा, ठीक है ना? तो रिएक्टेंट का कितना अमाउंट कितने टाइम में कंज्यूम हो गया, वो क्या हो जाएगी? रेट हो जाएगी, स्पीड हो जाएगी। तो बेसिकली रेट या स्पीड क्या होता है बेटा? इट इज द चेंज इन measurable parameter with respect to time। किसी भी measurable parameter का change with respect to time, उसको हम क्या बोलते हैं? रेट या स्पीड। और इस चैप्टर में, केमिकल काइनेटिक्स में, ये जो measurable parameter होगा हमारे लिए बेटा, ये हो सकता है concentration हो। क्या हो? concentration हो। तो रेट या स्पीड क्या हो जाएगी? concentration per unit time। when I say concentration I mean molarity which is expressed in mole per liter। अच्छा, रिएक्शन अगर गैसियस फेज में हो रही होगी तो आप कॉन्सेंट्रेशन भी मेजर कर सकते हो और उसका पार्शियल प्रेशर भी मेजर कर सकते हो। तो उस केस में क्या हो जाएगा? चेंज इन पार्शियल प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मान लो आपके पास ऑप्टिकली एक्टिव रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स हैं, तो आप उनका चेंज इन ऑप्टिकल एक्टिविटी मेजर कर सकते हो, ठीक है ना? तो चेंज इन ऑप्टिकल रोटेशन या ऑप्टिकल एक्टिविटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है ना? तो रेट में यहाँ पे केमिस्ट्री में जो हम मेजर करेंगे वो या तो कंसंट्रेशन का चेंज विद टाइम मेजर करेंगे, या पार्शियल प्रेशर का टाइम मेजर करेंगे, या फिर पार्शियल प्रेशर का चेंज मेजर करेंगे विद टाइम, या फिर ऑप्टिकल रोटेशन का चेंज हम मेजर करेंगे विद टाइम, ठीक है ना? हालांकि मैक्सिमम टाइम हम चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन को ही डील करेंगे और चेंज इन पार्शियल प्रेशर को डील करेंगे। एक दो केसेस में ऑप्टिकल रोटेशन की भी बात आएगी, स्पेशल केस। तो जरा मुझे बताइए तो बेटा, यूनिट ऑफ रेट क्या हो जाएगा? इसमें जरा देखो तो, क्या ये चेंज इन कंसेंट्रेशन में टाइम नहीं है? तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा बेटा? इसकी यूनिट मैं लिख सकता हूं मोलर पर यूनिट टाइम, और मोल पर लीटर, और मान लो टाइम सेकंड में है तो सेकंड इनवर्स, ठीक है ना? मान लो टाइम आपका मिनट में है तो मोल पर लीटर मिनट इनवर्स। दूसरे केस में जरा देखो, चेंज इन पार्शियल प्रेशर मेजर कर रहा है टाइम, तो और क्या हो जाएगा यूनिट? मान लो पार्शियल प्रेशर आप मेजर कर रहे हो एटमॉस्फेयर में, तो एटमॉस्फेयर पर सेकेंड या एटमॉस्फेयर पर मिनट। पार्शियल प्रेशर मान लो आप मेजर कर रहे हो टॉर में, तो टॉर पर सेकेंड, टॉर पर मिनट। मेरी बात आप समझ रहे होगी। और मान लो ऑप्टिकल रोटेशन मेजर कर रहे हो तो रेडियन, रेडियन पर सेकेंड, ठीक है ना?
तो ये कुछ यूनिट्स हुई किसकी, रेट की। आई थिंक मेरी बात आपको समझ में आ रही है। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। लेट अस सपोज मैंने कोई रिएक्शन लिया बेटा, लेट अस सपोज मैंने कोई रिएक्शन लिया, ए गोज टू बी, ये कोई रिएक्शन। अब ए क्या है आपका, सर ये तो रिएक्टेंट है, ठीक है बेटा। बी क्या है आपका, सर ये तो प्रोडक्ट है, ठीक है। तो रिएक्शन में ए भी पार्टिसिपेट कर रहा है, रिएक्शन में बी भी पार्टिसिपेट कर रहा है। हालांकि चूंकि रिएक्टेंट है तो विद टाइम उसका अमाउंट कम होगा, प्रोडक्ट है तो उसका टाइम क्या होगा, विथ टाइम बढ़ेगा उसका अमाउंट। अब देखो मैं कुछ टर्म्स लिख रहा हूं रिएक्टेंट के लिए। मैं लिख सकता हूं फॉर रिएक्टेंट ए, मैं लिखूंगा रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए, या फिर इसको आप बोल सकते हो रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए, क्योंकि रिएक्टेंट क्या होता है, कंज्यूम होता है। या फिर आप इसको क्या बोलते हो, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। तीनों का ही मतलब सेम है, चाहे वो रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए बोले, चाहे रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए बोले, चाहे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए बोले। अब इसका मतलब क्या होगा, ये किसके बराबर होगा, इसकी वैल्यू जो आएगी वो बेसिकली क्या होगा, माइनस डेल्टा ए बाई डेल्टा टी। नाउ व्हाई द माइनस साइन, अच्छा डेल्टा की आप समझ रहे हो, डेल्टा मतलब चेंज हुआ, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जरा आप खुद सोचो, मान लो टाइम t बराबर 0 पर इनिशियल कंसेंट्रेशन ए का था ए नॉट, या फिर इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ ए मान लो क्या, ए इनिशियल को लिख दिया मैंने ए आई, और टाइम t बराबर t पे मान लो कंसेंट्रेशन हो गया ए एफ। ऑफ कोर्स ए एफ की वैल्यू कम होगी, ए आई की वैल्यू। ये बात समझ में आ रही है, बताइए, ठीक है ना। तो जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए होगा वो माइनस डेल्टा ए बाई डेल्टा टी होगा। और माइनस साइन क्यों लगा आप समझिए जरा, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा आपका माइनस डेल्टा ए क्या होगा, चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ ए, क्या हो जाएगा ए फाइनल माइनस ए इनिशियल अपॉन डेल्टा टी, क्या हो जाएगा टी एफ माइनस, मतलब टी माइनस जीरो टी हो जाएगा। अब चूंकि आपने क्या बोला, आपने ये बोला ना कि क्योंकि रिएक्टेंट है तो फाइनल कंसेंट्रेशन कम होगा, इनिशियल कंसेंट्रेशन ज्यादा होगा, जाहिर सी बात है ए एफ माइनस ए आई क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। लेकिन रेट कैन नेवर बी नेगेटिव, ये बात याद रखना। और रेट कैन नेवर बी नेगेटिव, इसीलिए बाहर एक नेगेटिव साइन और लगा दिया गया, सच दैट द रेट बिकम्स पॉजिटिव। तो जब भी आप रिएक्टेंट की रेट लिखोगे तो मेक श्योर बाहर एक क्या लगा दो, नेगेटिव साइन लगा दो। मैं लिख दे रहा हूं, सिंस रेट कैन नेवर बी नेगेटिव, हेंस negative sign is used while writing the rate of reaction of reactants। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, बोलिए, इसमें कोई बात तो है नहीं, कोई दिक्कत तो है नहीं, ठीक। अच्छा, और अभी आपने ये जो रेट लिखा बेटा माइनस डेल्टा ए बाई डेल्टा टी, ये बात आप समझ रहे हो, ये बेसिकली आपका एवरेज रेट है ना, पढ़ते हो ना फिजिक्स में, एवरेज रेट मतलब ओवर अ लार्ज पीरियड ऑफ टाइम। अब मान लो इसको मैं ऐसे लिख दूं, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो माइनस डेल्टा ए बाई डेल्टा टी, इसको आप क्या बोलोगे, माइनस डी ए बाई डी टी। ये क्या हो जाएगा, ये आप समझ रहे हो, ये हो जाएगा आपका इंस्टेंटेनियस रेट। इंस्टेंटेनियस रेट कब होता है, इंस्टेंट ऑफ टाइम टी बराबर। और भी चर्चा होगी, ठीक है ना। अच्छा, जिस तरह से रिएक्टेंट विद टाइम कंज्यूम हो रहा है बेटा, ठीक वैसे ही प्रोडक्ट क्या होगा, विद टाइम बढ़ेगा। तो हम क्या लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ बी या रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी
या रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी। ठीक है बेटा, तो आइए लिखते हैं क्या, अगर मैं आपसे पूछूं रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ बी, दिस इज फॉर प्रोडक्ट्स, या फिर रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी या रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी, क्या हो जाएगा ये डेल्टा बी बाई डेल्टा टी, एंड ऑफ कोर्स ये क्या हो जाएगा बी फाइनल माइनस बी इनिशियल बाई टी माइनस जीरो, जो कि टी ही आ जाएगा। ऑफ कोर्स बी इनिशियल तो जीरो ही हम मानते हैं शुरू शुरू में, और बी फाइनल की कुछ तो वैल्यू होगी, इसका मतलब बी फाइनल बड़ा होगा बी आई से, इसका मतलब ये वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी। जब रेट ऑफ आप प्रोडक्ट लिखोगे तो वहां पे बाहर नेगेटिव साइन लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अच्छा, जैसे आपने ये लिखा एवरेज रेट, जैसे बेटा आपने ये लिखा क्या एवरेज रेट, ठीक वैसे ही आप क्या लिख सकते हो इंस्टेंटेनियस रेट भी आप लिख सकते हो। तो अगर मैं लिखूं लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, डेल्टा बी बाई डेल्टा टी क्या हो जाएगा डी बी बाई डी टी, और इसे आप क्या बोल दोगे इंस्टेंटेनियस ऑफ बी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? आई होप आई हैव मेड माई पॉइंट वेरी क्लियर। ठीक है, अच्छा जरा आप एक बात समझो, अभी जो आपने जो रेट लिखा, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए या रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ बी, आपने ये लिखा इन टर्म्स ऑफ चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ ए या फिर चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ बी। मान लो ये रिएक्शन हो रही होती गैसियस फेज में, तो गैसियस फेज में जो रेट है वो आप कंसेंट्रेशन के टर्म में लिख दिया आपने ए और बी का, उस रेट को आप पार्शियल प्रेशर के टर्म में भी तो लिख सकते हो। ये बात समझ में आ रही है? तो सपोज करो रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए दिया है कंसेंट्रेशन के टर्म में, पूछ ले इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर, कैसे कन्वर्ट करोगे? रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ बी दिया है कंसेंट्रेशन के टर्म में, पूछ ले इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर, कैसे कन्वर्ट करोगे? बड़ा ही आसान है, जरा समझो। तो जैसे मान लो हम तो ये मान के चलेंगे ना कि द गैसेस आर आइडियल, तो मैं लिख सकता हूँ क्या कि हेडिंग डाल दूं रिलेशन बिटवीन, रिलेशनशिप बिटवीन या फिर रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन in terms of concentration and partial pressure। तो आप आइडियल गैस के लिए आप क्या लिखते हो? और आइडियल गैस आप लिखते हो ना बेटा पीवी इक्वल्स टू एन आर टी, और पी इज इक्वल्स टू एन अपॉन वी आर टी। ये एन अपॉन वी क्या है, यही तो कॉन्सेंट्रेशन है। मैं लिख दूं पी इज इक्वल्स टू सी आर टी, वे सी इज द कॉन्सेंट्रेशन। ये बात समझ में आ रही है? अब जरा आप दोनों डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या हो जाएगा dp बाई डी टी इज इक्वल्स टू dc बाई डी टी इंटू आर टी, और dc बाई डी टी इज इक्वल्स टू dp बाई डी टी इंटू वन बाई आर टी। मतलब ये जो आपका dc बाई डी टी है बेटा, dc बाई डी टी क्या है, dc बाई डी टी आपका रेट ऑफ रिएक्शन है इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, और dp बाई डी टी क्या है रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो दोनों को आप इंटर कन्वर्ट कर सकते हो कि नहीं? अच्छा, यूनिट ऑफ आर पे जरा ध्यान देना, मैं बता रहा हूँ सी किस में होता है मोल पर लीटर में। अब मान लो प्रेशर अगर एटमॉस्फेयर में आ गया तो आर की वैल्यू क्या लोगे 0.0821 एटमॉस्फेयर लीटर पर मोल पर केल्विन, बेसिक्स है ये सब। और मान लो अगर प्रेशर बार में आ गया तो क्या लोगे आर की वैल्यू 0.0831 बार पर लीटर, बार लीटर, सॉरी बार लीटर per mole per Kelvin. Of course, they can be also written as 1/12। ठीक है, तो आई थिंक मेरी बात आपको समझ में आ रही है। हमने आज थोड़ा बेसिक्स ऑफ केमिकल काइनेटिक्स देखा, कुछ लेक्चर तक हम इन बेसिक्स पे ही
आप पढ़ेंगे, समझेंगे क्योंकि ये जो बेसिक्स हैं आपके, ये आपके बोर्ड्स के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना मेंस के लिए है। ठीक है ना? जितना नीट के लिए है। ठीक है? चलिए फिर ऑल द वेरी बेस्ट। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।